तो गाइस हम सभी का सपना होता है कि हमारा एक अच्छा घर हो और वो बहुत मजबूत हो। तो इसी चीज को ध्यान देते हुए जब हम अपने घर के ब्रिक वॉल को यानी कि दीवार को जब बनाते हैं तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो मजबूत हो ताकि वो जल्दी ना गिरे। और इसके लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है। वही सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 14 से 15 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आपका जो घर है वो बहुत ज्यादा मजबूत बन सकता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो ब्रिक्स आप यूज करोगे अपने दीवार को बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो अगर आप देखोगे ना, उसका टेक्सचर को देखकर आप समझ जाओगे कि वो प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल हो, किसी का कोई कॉर्नर एंड टूटा हुआ ना हो, अच्छी तरीके से पका हुआ हो, और उसका जो शेप और साइज हो वो सब अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि जब भी आप जो ब्रिक्स को यूज करोगे अपने दीवार को बनाने के लिए, उसको एटलीस्ट 2 घंटे तक पानी के अंदर में सोक करके डुबा के रखना है आपको। इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? देखो, अगर आप ब्रिक्स को वाटर के अंदर डाल देते हो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना उसे करना था कर लिया। अब जब उससे आप ब्रिक वर्क करने जाओगे ना, तो जब उसके ऊपर आप मोटर प्लेस करोगे, मोटर के अंदर में भी पानी है, वो मोटर का पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो दीवार बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अगर मान लो आप ड्राई ब्रिक्स ही लगा देते हो, मतलब सूखा हुआ ब्रिक्स ही आप डायरेक्ट लगा देते हो, उसको पानी में सोक नहीं करते हो, तो क्या करेगा, उसके अंदर पानी नहीं है, उसके ऊपर जब आप मोटर को अप्लाई करोगे वो मोटर का पानी को अपने अंदर खींच लेगा, और उस मोटर का स्ट्रेंथ ही कुछ नहीं रहा, वो तो सूखा बालू हो गया फिर। ठीक है, तो आप हाथ से भी ऐसे करोगे ना कुछ दिन बाद तो वो झड़ जाएगा। समझ में आ गया? आपको 2 घंटे एटलीस्ट उस ब्रिक्स को क्या करना है, सोक करके डुबा के पानी में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जो मोटर थिकनेस है, मतलब जो जॉइंट बनेगा ना आपका, 2 ब्रिक्स के बीच का जो जॉइंट बनेगा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, उसका जो थिकनेस है वो 12 mm से ज्यादा नहीं रखें। ठीक है, इससे ये नहीं है कि हम ज्यादा रखेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, नहीं, ये इकोनॉमिकल भी नहीं है, आपका ज्यादा पैसा भी खर्च होता है इसमें। समझ में आ गया? वैसे स्टैंडर्ड 10 mm है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस 20% का देते हैं, यानी कि 2 mm और बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 12 mm उससे ज्यादा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा और जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना वो भी सही बनेगी आपकी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और गलती बहुत जगह होती है इसकी। आप ब्रिक्स के ऊपर में देखते हो एक डिप्रेशन रहता है, मतलब एक हो सकता है किसी कंपनी का नाम लिखा हो और वो अंदर था छिपा हुआ हो, यानी कि फ्रॉग, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। किसी भी ब्रिक्स पे आप देखोगे वो फ्रॉग बना हुआ रहता है। वो फ्रॉग का जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा ऊपर की तरह रहे, मतलब जब ब्रिक्स को बैठाओगे तो फ्रॉग ऊपर से दिखना चाहिए, ताकि जब आप मोटर को प्लेस करो तो मोटर उस फ्रॉग के अंदर में जाए, और उसके ऊपर वाले जो ब्रिक्स उसके ऊपर जब रखोगे तो वो मोटर के साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बना सके। एक तरीके से जब लोग आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो हम लोग शियर की देते हैं नीचे ना। जब भी हम लोग स्टार्टर को कास्टिंग करते हैं तो उस स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं कि एक शियर की प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस शेयर की से जो ऊपर वाला हम लोग कॉलम कास्टिंग करने वाला है उसको ग्रिप करके पकड़ के रख सके। उसी तरीके से ये फ्रॉग भी एक शेयर की का काम करता है हमारे ब्रिक वॉल में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी ब्रिक वर्क को स्टार्ट करते हो ना तो किसी एक एंड से करना, या तो आप राइट साइड से करो या तो लेफ्ट साइड से करो, जिधर से भी करो, किसी एक एंड से करना। कभी 20 से स्टार्ट मत कर देना। 20 से स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा ना कि आपका इधर भी जॉइंट पड़ेगा, मतलब टुकड़ा आ जाएगा, और आपका इधर भी हो सकता है चांसेस जो है वो टुकड़ा आ जाने का रहता है। इसलिए आप 1 साइड से स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका वेस्टेज भी बचेगा और जो दीवार होगी ना वो भी मजबूत बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारा जो दीवार है ना वो जो खड़ा होना चाहिए वो एकदम वर्टिकल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, और इसका ध्यान आपको ही देना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग बनाते वक्त हम लोग प्लम बॉब, जिससे हम लोग वर्टिकलिटी एक दीवार का चेक करते हैं, चाहे वो सामने का फेस का फ्रंट फेस हो या साइड फेस हो, दोनों ही हमको चेक करना है। ठीक है, कोई भी ब्रिक्स का क्या होता है ना कि 4 साइड होता है, सामने, पीछे, राइट, लेफ्ट। हम लोग कोई भी 2 साइड चेक कर लेते हैं, फ्रंट और राइट साइड, तो हमारा दीवार जो है वर्टिकल खड़ा हो जाता है।
तो इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, हम लोग उसको प्लम बॉब से चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो यहाँ पे, या फिर आप स्प्रिट लेवल से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमें दो चीज चेक करना है, वर्टिकल भी चेक करना है, हॉरिजॉन्टल भी चेक करना है। साथ ही साथ इसका लाइन भी, आपको जो वॉल आप बना रहे हो ये एकदम लाइन में है कि नहीं, ये लाइन डोरी से आप चेक कर सकते हो, तो ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी दीवार आप बनाते हो ना, उसके मोटर को बनाने के लिए एक स्पेसिफिकेशन रहती है कि ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है 1:4 में बनाइए या 1:5 में बनाइए। जिस भी काम के लिए आपको वो दीवार है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि 1:4 1:5, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 भाग बालू, ऐसे तरीके से। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आपका मसाला बनाया जा रहा हो, यानी कि मोटर को बनाया जा रहा हो। ये नहीं कि बालू ज्यादा दे रहे हैं, ये नहीं कि सीमेंट कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरा प्रॉपर जैसे आपका स्पेसिफिकेशन में दिया गया है, इंजीनियर जैसे आपको बताया है, उसी तरीके से आपको मसाला बनवाना है, ताकि वो बहुत जरूरी काम है। और जो मसाला आप बनाते हैं ना, तो मिस्त्री लोग क्या करता है, जल्दी करते में मिक्स नहीं करते हैं प्रॉपरली उसको। अगर उसको आप प्रॉपरली मिक्स नहीं करोगे, उसका सैंड क्या होगा कि कहीं रह जाएगा, कहीं कम रह गया, कहीं ज्यादा रह गया, तो ये दिक्कत करती है। बाद में ना क्या होता है कि खुद से झड़ना चालू हो जाता है। तो इसकी मिक्सिंग में भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, मोटर को एकदम प्रॉपर अच्छा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वॉल आप खड़ा कर रहे हो ब्रिक वॉल का, उसको आप यूनिफॉर्मली खड़ा करो। ये नहीं कि एक साइड से आप क्या किए, 1.5 फीट खड़ा किए और एक तरफ से आप देखें कि 2 फीट खड़ा कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको लाइन बाय लाइन, पहला रो आप कंप्लीट कीजिए, दूसरा रो कंप्लीट कीजिए, तीसरा रो कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आप इक्वली दोनों साइड से आप वॉल को उठाते हुए जाइए। इससे दीवार की बॉन्डिंग जो है ना, वो बहुत अच्छी बनती है, दीवार देखने में भी अच्छा लगता है और उसको जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो सारा उसको मिलता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्मली आप उसको रेज कीजिएगा दोनों तरफ से। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत जन ऐसे होते हैं कि मुझे घर जल्दी बनवाना है और इसके चक्कर में एक दिन में ही पूरा दीवार को खड़ा कर देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। आप एक दिन में 4 फीट से ज्यादा, यानी कि 1.2 मीटर से ज्यादा का दीवार एक बार में खड़ा नहीं कर सकते हो, यानी कि एक दिन में आप खड़ा नहीं कर सकते हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसको उसका पूरा जो स्ट्रेंथ है उसको लेने दीजिए। अगर मान लो आपको मैं यहाँ पे सुलाया, आपके ऊपर में एक और आदमी को मैंने खड़ा किया, एक और आदमी को खड़ा किया, एक और आदमी को खड़ा किया, आप 2-3 भार ले सकते हो, लेकिन अगर 5-6 भार देंगे तो एकदम जो नीचे बंदा है उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। सेम स्ट्रक्चर में भी होता है। अगर आप पूरा दीवार खड़ा कर दोगे ना, नीचे वाले पे बहुत ज्यादा प्रेशर आती है, वो मोटर गीला रहता है, वो क्या होता है कि सेटल होना चाहता है, आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलता, श्रिंकेज होती है, क्रैक्स आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए 1.2 मीटर से ज्यादा एक दिन में आप ब्रिक वर्क ना करें। अब ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ब्रिक वर्क कर रहे होते हो तो 2 मीटर से ज्यादा का अगर आप ब्रिक वर्क करने वाले हो, मान लीजिए, तो आपको स्कैप फोल्डिंग करनी पड़ेगी और प्रॉपर स्कैप फोल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आप घर में भी एक दीवार अगर बनाते हो तो कम से कम 10 फीट का तो रहता है, 10 फीट से थोड़ा कम रहेगा, 10 फीट का अगर छत है तो। ठीक है, तो मान लीजिए 10 फीट का भी अगर आप घर के अंदर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर एक स्कैफोल्डिंग करना पड़ेगा, जिसपे जो मिस्त्री है या मैसन है वो खड़ा होकर उसको काम कर सके। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। घर में आप कर रहे हो तो आप तो क्या करते हो कि ब्रिक्स के अंदर में एक एक होल छोड़ के आप बैम्बू को डाल के उस पर स्टेज बनाते हो और उस पर काम करते हो। ये चलो मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में हो तो सिंगल स्कैफोल्डिंग पे आपको काम नहीं करना है, आपको 4 फोल्डिंग स्कैफोल्डिंग यूज करनी है, ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। क्योंकि वो मैसन अगर सही सलामत रहेगा तभी तो आप काम का आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो कुछ पैसों के लिए किसी की जान के साथ मत खेलना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, रामबाण जिसे हम लोग बोलते हैं, आप कितना भी अच्छा मटेरियल यूज कर लो, कितना भी अच्छा सीमेंट डाल लो, कितना भी अच्छा प्रॉपर मिक्स कर लो, अगर उसको आप पानी नहीं दोगे, यानी कि क्यूरिंग नहीं करोगे उसका, तो उसमें आप जान ही नहीं डाले। बात क्या होता है ना, आप मूर्ति बना दिए लेकिन उसके अंदर जान डालना भूल गए। वो जान क्या होता है? पानी। तो आपको मिनिमम एवरीडे 2 टाइम करके, सुबह शाम, ठीक है, आपको 2 टाइम करके मिनिमम 7 डेज तक उस वॉल को क्यूरिंग करना ही करना है, तभी जाके वो अपना पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ ले पाएगा। आप 10 दिन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 7 डेज आपको करना ही है। उसके बाद ही उस वॉल पे आप प्लास्टर वगैरह ये सब कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कैप फोल्डिंग करते वक्त हम लोग जो बड़ा बड़ा एक होल छोड़ देते हैं बैम्बू के लिए, उसको हमको फिलअप करना है। ठीक है, जो बड़ा वॉइड, बड़ा होल हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मोटर से ही कर दिए। सबसे पहली बात, ये कभी नहीं करना है। एक तो वो कमजोर बना, आपका पैसा भी ज्यादा खर्चा हो गया वहां पे। आपको करना कैसे है, आपको सीमेंट यूज करना है, सैंड यूज करना है और 10 mm का स्टोन चिप्स यूज करना है उसके अंदर में, और वो पेस्ट बनाकर, कंक्रीट का पेस्ट बनाकर आपको उसको जाम करना है अच्छी तरीके से, तब जाके वो एकदम प्रॉपर मजबूत हो पाएगा। ठीक है,
तो ब्रिक को उसके अंदर घुसा के जितना हो सकता है उसको अच्छी तरीके से आप उस पेस्ट से उसको फिलअप कीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप अपने घर के दरवाजे के स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, आप डोर में और विंडो में होल्ड फास्ट देखते होगे, जो वो हुक निकला रहता है, ठीक है, हुक निकला रहता है ना, वो हुक जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ब्रिक वर्क के करने के दौरान ही फिक्स कर देते हैं फ्रेम सहित। तो वो अच्छा रहेगा जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो उसी वक्त उसको आप जाम कर दो कंक्रीट से, ये नहीं कि आपको मोटर से कर देना है, मोटर से नहीं करना है आपको। उसी में क्या कीजिए, उसी मोटर में थोड़ा सा आप क्या कीजिए 10 mm का स्टोन घुसा दीजिए, उससे आप उसको क्या कीजिए कि फिक्स कीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो फ्रेम है उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसको आपको करना है ब्रिक वर्क को बनाते वक्त ही, चाहे वो विंडो हो चाहे वो डोर का फ्रेम हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि हम लोग जब भी दीवार बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगर कोई मिस्त्री मैसन सामने से दीवार को बना रहा है तो वो ब्रिक वर्क को रखा सामने से अच्छा फिनिशिंग कर दिया, लेकिन वो दीवार के पीछे में मैं देखता हूँ कि जॉइंट फिलिंग प्रॉपर नहीं होता है। ये बहुत बड़ा गलती है। आप एक लेयर करो, उसी का नेक्स्ट क्या है पीछे में आप जॉइंट फिलिंग को प्रॉपर तरीके से उसी वक्त करवा दो। बहुत ही मिस्त्री एक दो लेयर करने के बाद फिर करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस दिन का काम का जो पीछे का भी बॉन्डिंग है, पीछे का भी जो जॉइंट है उसको भी खत्म करना है उसी दिन। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ थे 15-16 पॉइंट जो आप लोग को मैं बताया, और ये सब चीज अगर आप ध्यान देते हो तो आपका जो दीवार है, आपका जो ब्रिक का दीवार है, वॉल है, वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा। तो ये कुछ 15-16 पॉइंट्स थे जिसको आप ध्यान देके अपने घर के दीवार को बहुत ज्यादा मजबूत बनवा सकते हो। क्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। समझ में आ गया? तो ये सब चीज को फॉलो कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को किसी ऐसे भाइयों तक शेयर कीजिए जो अपना घर बना रहे हैं, जिसको ये सब चीजें पता और अपने घर को वो मजबूत बनवा सके। बस वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ नहीं करना है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।